Hello everyone, my name is Jatin and today we will do exercise 6.5 of applications of derivatives of class 12 maths. ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x. ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है sin x प्लस cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. सबको पता है मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव निकाल के. ठीक है, अगर डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब आपको नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जाके देखो. ठीक है, सो cos x माइनस sin x इट विल बी यस. तो f डैश x को आप जीरो पुट करोगे, जैसे इसको जीरो पुट करोगे तो cos x विल बी इक्वल टू sin x. यस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब होता है कि 10x इज इक्वल टू 1 और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4. ठीक है, अब सबको पता है 10 की डोमेन क्या होती है. व्हेन 10x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो 10 की डोमेन क्या होती है, वेयर x बिलोंग्स टू n पाई प्लस एंड प्लस थीटा. ठीक है, यही होती है 10 की डोमेन. ओके, सबको पता है ना क्लास 11 में 10 की डोमेन, क्योंकि 10 जो होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो n में आप कुछ भी डालोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे. ठीक है, सो यहाँ पे के पास थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 4 है. ठीक है, यहाँ से देखो आप n इज इक्वल टू 1 डालो. n में अगर आप 1 डालोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 लिखोगे. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4. यस, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 पाई बाय 4. ठीक है, अब उसने मुझे इंटरवल तो दे नहीं रखे तो मैं इन्हीं दोनों से काम चला लूँगा. ये दो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गए जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है. ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, क्योंकि इन दोनों में से एक मैक्सिमा एक मिनिमम तो होगा ही, और जो भी होगा वो एब्सोल्यूट भी होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर 10 की वैल्यू नहीं जाएगी और इससे कम भी नहीं जाएगी. ठीक है, तो मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ. जैसे ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ होगा मेरा पाई बाय 4 और यहाँ होगा मेरा 5 पाई बाय 4. ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब यहाँ डेरिवेटिव जीरो हो रहा है. अब इससे पहले ग्राफ का नेचर क्या था, अब इससे पहले ग्राफ का नेचर निकालने के लिए मुझे एक छोटा एंगल लेना पड़ेगा पाई बाय 4 से. मैं पाई बाय 6 ले लूँ, क्योंकि पाई बाय 4 मतलब 45, पाई बाय 6 मतलब 30, तो मैंने 30 एंगल ले लिया. ठीक है, 30 एंगल ले लिया. ग्राफ का नेचर चेक करना है तो मतलब डेरिवेटिव में मुझे डालना पड़ेगा. डेरिवेटिव में जैसे ही मैं डालूंगा तो कॉस पाई बाय 6 लिखूंगा माइनस साइन पाई बाय 6 लिखूंगा. ठीक है, कॉस पाई बाय 6 का कितना होता है, √3/2. साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2. अब इसका आंसर होगा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732. अब 1.732 में से अगर आप -1 करोगे तो 0.732 आएगा. 0.732/2 ये पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो नहीं है. तो इससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ पाई बाय 4 से पहले ऊपर जा रहा होगा, ऐसे ऊपर जा रहा होगा. और पाई बाय 4 पर जब वो ग्राफ फ्लैट हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव वहाँ पे जीरो है तो ग्राफ फ्लैट होगा, तो मतलब ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगा. ठीक है, अगर आपको इसके बाद का नेचर चेक करना है तो आप 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच का कोई भी एंगल लो. ठीक है, ये पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री और 5 पाई बाय 4 होता है 2 to 5. ठीक है, आप पाई को 180 लोगे ना, तो 5 इंटू 180 अपॉन 4 करोगे तो 2 to 5 ही आपको मिलेगा. अब इसके बीच का कोई एंगल लो, पाई बाय 3 ले लो. ठीक है, पाई बाय 3 में डेरिवेटिव चेक करो, ये रहा. जैसे आप पाई बाय 3 में डेरिवेटिव चेक करोगे तो इसके बीच का आपको नेचर मिल जाएगा, ग्राफ इनके बीच में क्या हो रहा है. ठीक है, तो कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2. साइन पाई बाय 3 कितना होता है, सॉरी हाँ सही तो है, √3/2. ठीक है, अब ये जो भी नंबर आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 - 1.732 होगा अपॉन 2. अब ये जो भी नंबर होगा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ इससे पहले 5 पाई बाय 4 से पहले नेगेटिव है dy/dx. तो मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि dy/dx नेगेटिव है. फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसको देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो ये जब नेगेटिव है तो 5 पाई बाय 4 पे dy/dx जीरो हो रहा है, तो मतलब वो मुझे मिनिमम वैल्यू देके जाएगा. देख लो यहाँ पे डायग्राम से देख लो बिल्कुल. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि पाई बाय 4 पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और 5 पाई बाय 4 में मिनिमा आ रही है. ठीक है, उसने पूछा क्या है, मैक्सिमम पूछा है, तो पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमा तो पाई बाय 4 पे ही आ रही है ना. तो पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2. इट विल बी 2/√2. इट विल बी √2. ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3. हमें इंटरवल गिवन है इस बार. ठीक है, इंटरवल हमें गिवन है इस बार, तो मतलब ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन. f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107. ठीक है,
जब हमें इंटरवल गिवन है तो इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, ठीक है। 6x² - 24, डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट रखोगे तो 6x² विल बी इज इक्वल टू 24, ठीक है। x² विल बी इज इक्वल टू 4, x विल बी इज इक्वल टू +2 n - 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1,3 में कौन सा नंबर इंक्लूड करोगे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करोगे? ओनली 2, क्योंकि -2 तो फंसेगा नहीं इसके बीच में, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और इंटरवल गिवन है -3n - 1, इसके बीच में कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लाई करेगा? -2, ठीक है। तीनों में फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेना। f(1) निकाल लो, ओरिजिनल फंक्शन, f(2) निकालोगे यहाँ पे, और f(3) निकालोगे। यहाँ पे क्या निकालोगे? f(-3), यहाँ पे निकालोगे f(-2), और यहाँ पे निकालोगे f(-1), ठीक है। जैसे ही आप ये निकाल दोगे उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकाल देना तीनों पे। जैसे फंक्शन की वैल्यू आप निकाल दोगे तीनों पे, जो भी मैक्सिमम होगा उसको आंसर मार्क कर देना, ठीक है। देखो मैक्सिमम पूछा है ना, मैं ये स्किप कर दूं क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, सीधा ये सारे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने तक का काम था मेरा, ठीक है। उसके बाद तो आप फंक्शन की वैल्यू डाल ही दोगे, ठीक है। निकाल लेना ये खुद से। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन, x4 - 62x² + ax + 9, ठीक है। इसका f' निकालो, इसका f' निकालो, ठीक है। 4x³ - 62 × 2x + a, ठीक है। उसने बोला है कि इट इज़ गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर x इज इक्वल टू 1 में वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, देखो ऐसा हो रहा है उसका ग्राफ, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेन कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे dy/dx 0 है, ठीक है। तभी तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो, ओके। क्योंकि इससे पहले ग्राफ पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा। जब ग्राफ उससे पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, तो मतलब वहाँ मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 में। तो एट x इज इक्वल टू 1 में ग्राफ का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव 0 करो, 4x³ - 124x + a इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 1 ना, x में 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 4 - 124 + a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -120 + a इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सेज फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + sin 2x इन द इंटरवल 0,2π। देखो हमारे पास ये इंटरवल दे बनेंगे, sin 2x गिवन है, ठीक है। इसका f' निकाल लो पहले तो आप, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos 2x, ठीक है। सबको आता डेरिवेटिव निकालना, 0 पुट करोगे तो 2 cos 2x विल बी इक्वल टू -1, cos 2x विल बी इक्वल टू -1/2। अब cos नेगेटिव कहाँ पे होता है जल्दी बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है ना, नेगेटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये एक काम करो, cos 2x को cos 2x से लिखो, माइनस को माइनस से लिखो, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos of π/3, ठीक है। देखो माइनस को मैंने नहीं छेड़ा, माइनस को मैं ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड किया है, माइनस को माइनस ही लिखा है। 1/2 को मैंने cos π/3 लिखा है। सबको पता है cos 60 कितना होता है? 1/2, π/3 60, ठीक है, एक ही बात है, ओके। अब यहाँ देखो cos 2x इज इक्वल टू ये माइनस cos π/3 है, तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में लिख दूँ। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊँ, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म क्या होती है? पाई माइनस थीटा, सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म होती है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2π माइनस थीटा, ठीक है। ये चारों क्वाड्रेंट की फॉर्म है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ पाई माइनस π/3 की फॉर्म में, तो मेरा कॉस जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, कर सकता हूँ बिल्कुल। cos 2x विल बी इक्वल टू cos 2π/3। सबको समझ में आती है यहाँ तक की बात, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, 3π - 2π दैट विल बी 2π/3, ठीक है। अब देखो जब cos x इज इक्वल टू cos y होता है, cos की डोमेन क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो ना ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें cos की डोमेन होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सबको पता है cos की डोमेन क्या होती है? x इज इक्वल टू 2nπ ± थीटा। अब थीटा की जगह मैंने y ले रखा है, तो मैं वहाँ y लिख दूँ, समझ गए ना cos की डोमेन। क्योंकि आप n में कुछ भी डालोगे, आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही घूमते रहोगे। डालो ना, n में 1 डालो, 2π + y आएगा, 2π + y आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। n में अब दोबारा 1 डालो माइनस के साथ, 2π माइनस थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर दोबारा आप डालोगे n में 2 डालोगे n में, तो 4π + थीटा, 4π माइनस थीटा। आप 4π + थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, 4π माइनस थीटा में फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, और यही cos की डोमेन होती है। और ये cos की डोमेन आपको 11th में पढ़ाई भी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ाई है तो भाई अब याद कर लो। जब cos 2x इज इक्वल टू दिस की फॉर्म में होता है, तो cos की डोमेन होती है 2nπ ± थीटा, या जो भी आपने लिया है y, ठीक है। यहाँ मैं थीटा भी ले सकता था, लेकिन मैंने y ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 2x, और y का काम कौन कर रहा है 2π/3। ध्यान से देखो, प्लीज़ ध्यान से देखो, 2x इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है, इसका ये काम कर रहा है ना, समझ गए। कॉस से कॉस गायब हो गया, या तो मैं अब इसको इसकी फॉर्म में लिख दूँ 2x इज इक्वल टू एक्स का काम 2x कर रहा है, देखो 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y का काम कर रहा है 2π/3। समझ गए, सब समझ गए यहाँ तक की बात, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, nπ प्लस माइनस π/3, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास nπ प्लस π/3 एंड माइनस π/3, ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ओके, कॉस की डोमेन के अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को प्लीज़, ये आ सकता है एग्जाम में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो, और फिर भी प्रॉब्लम है तो नीचे लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा पर्सनली, ओके। अब n में 1 डालो, जैसे आपने n में 1 डाला तो आपके पास अब यहाँ से n पाई प्लस π/3, और यहाँ से निकालो x इज इक्वल टू nπ माइनस π/3, ठीक है, n में 1 डाला आपने तो पाई प्लस π/3 दैट विल बी 4π/3, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया आपको। अब n में यहाँ भी 1 डालोगे तो पाई माइनस π/3 दैट विल बी 2π/3, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया आपको, ठीक है, और ये है 0 to 2π के अंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। अब n में 2 डालो, n में आप 2 डालो तो यहाँ मैं लिख दूँ इसको सिंपली 2, और यहाँ भी मैं लिख दूँ इसको सिंपली 2, ठीक है। अब ये तो मेरा थर्ड है, ये सेकेंड एंड थर्ड क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मेरे को ना यहाँ पे n में 2 डालना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ लिखता हूँ नीचे, देखो यहाँ से 2π प्लस π/3, क्योंकि अब n में मैंने 2 डाल दिया, और यहाँ भी 2π माइनस π/3, यहाँ से निकालो 7π/3 आएगा, और यहाँ से निकालोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5π/3। कौन सा इंक्लूड करोगे, 7π/3 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई वो 2π से एक्सीड कर गया, आपका इंटरवल डिफाइन है 0 से 2π, ठीक है, तो ये 7π/3 को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इग्नोर करूँगा मुझे पता लग गया कि इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है, तो मेरे पास कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ये सब, एक तो है मेरे पास 4π/3, 2π/3, 5π/3, ठीक है, एक और होना चाहिए, n में 0 डालूंगा ना, n में 0 डालोगे तो π/3, ठीक है, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी में आपको फाइंड करना है कि कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। कैसे करोगे फाइंड, सब में सबकी वैल्यू निकालो भाई, सब में सबकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास f पहले निकालोगे आप f π/3, फिर निकालोगे आप f ऑफ 2π/3, फिर निकालोगे आप f ऑफ 5π/3 4π/3, फिर निकालोगे आप f ऑफ 5π/3, ठीक है। अब सबकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से, जैसे आप यहाँ पे π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/3 डालोगे ना, ये डालोगे ना, तो साइन 2π/3 ये बनेगा आपका, इसको मैं मिटा दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए होगी। देखो प्लीज़ देखो, इस π/3 को पता है आप क्या लिखोगे, 20, यहाँ पे लिखता हूँ 22/7 इंटू 3, ठीक है, नीचे 3 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे π/3 को आप 22/7 के फॉर्म में तोड़ोगे, प्लस साइन 2π/3 यहाँ पे आएगा। साइन 2π/3 को आप कैसे वैल्यू निकालनी सबको आती है, साइन 2π/3 पहले ये पता करो कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आपका π/3, यहाँ पे पाई को आप 180 एज्यूम करोगे, तो 16 इंटू 2 120, 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है सबको पता है, 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं हम साइन को, साइन पाई प्लस π/3, सॉरी पाई माइनस π/3, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं ना सेकंड कोऑर्डिनेट को। और यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ देखो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में 120 आता है, ठीक है, यहाँ पे किस फॉर्म में लिखते हो आप, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखते हो ना, तो 120 को कैसे लिखोगे, पाई मतलब 180, अब 180 में से क्या माइनस करूँ कि 120 तक पहुँच जाओ 60, और 60 को हम क्या कहते हैं π/3, ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरी बात को सुनना, 120 पे मुझे पहुंचना है, 120 पे पहुंचने के लिए मुझे पाई से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ। अब पाई से क्या माइनस करूँ कि मैं 120 पे पहुँचूँ 60, और 60 को मैंने क्या लिख दिया π/3, ओके। अब साइन π/3 की वैल्यू सबको पता है, साइन π/3 होती है, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन π/3। साइन π/3 सबको पता है √3/2 होता है, तो पहले का आंसर आपके पास, अब मैं इसको रिप्लेस कर दूँ √3/2 से, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी निकालोगे, सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो अभी के लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो याद करके चले जाना, ठीक है। अब √3 की वैल्यू डाल लेना 1.732, ऐसे करके आप सारी वैल्यू निकाल लोगे खुद से। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ कि आप सारी वैल्यू निकाल लोगे, 2π/3
प्लस यहाँ पे निकालोगे आप साइन ऑफ 2 इंटू 2π/3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये देखो इसको मैं मिटा दूँ क्योंकि मैं ये करना नहीं चाह रहा हूँ, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे करना है, रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, चलना आपको है। 2π/3 को आप लिखोगे 22 इंटू 22/7 अपॉन में ये भी 3 फिर नीचे ले आओगे, ठीक है, और साइन 4π/3 यहाँ बन जाएगा। आप साइन 4π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है चेक करो, ये होगा आपका 6 4 24 240 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आपके पास 240 है, 240 डिग्री 3 इंटू 3 अब देखो 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 इंटू 4 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप किस फॉर्म में लिखते हो, पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, ओके। जब आप पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हो तो पाई मतलब 180 में आप क्या प्लस कर रहे हो, 60 प्लस कर रहे हो ना, क्योंकि आपको देखो 270 तक पहुंचना है ना, 240 तक पहुंचना है ना, तो 160 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 240 तक पहुंचूं, ठीक है। सबको पता है कि अब प्लस करूंगा मैं 60, ठीक है, 60 प्लस करूंगा तभी तो मैं 240 तक पहुंचूंगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं ऐसे लिख दूँ पाई प्लस थीटा की फॉर्म में मैं लिखता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ पाई प्लस π/3, क्योंकि 60 का मतलब π/3 होता है, और इसकी वैल्यू अगेन आ गई आपके पास साइन π/3। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर होगा माइनस साइन π/3, ठीक है, -√3/2। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, कहाँ गया ये रहा, तो इसकी जगह आप लिखोगे यहाँ तो लिखोगे 444/21 प्लस माइनस हो जाएगा फिर ये √3/2, ठीक है। तो एट द एंड आप इसको माइनस ही करोगे। अब इसकी वैल्यू निकाल दोगे ना, √3 की वैल्यू होती है क्या 1/732, ठीक है, √3 की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली अब यहाँ भी ऐसे करोगे 4π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 4π/3, ठीक है। ये सेकंड के लिए भाई, ये सेकंड वैल्यू है, आंसर निकाल लेना प्लीज़ इसका। मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे को और भी क्वेश्चंस करवाने, लेकिन आप तसल्ली से करोगे, ठीक है। 4π/3 को क्या लिखोगे दोबारा से आप, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ से, 4π/3 को आप लिखोगे 4 इंटू 22/7 अपॉन में 3 प्लस साइन ऑफ 8π/3। अब 8π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अब तो सबको पता लग गया होगा कि 60 इंटू 8 करोगे आप 480 आएगा। 480 आपका देखो यहाँ तक, यहाँ से एक राउंड कंप्लीट करोगे तो 360 पे पहुँचोगे, 360 पे प्लस 90 करोगे तो यहाँ तक आओगे, यानी 450 तक यहाँ होगा। 450 से फिर प्लस आगे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक 540 होता है। अब 540 और 450 के बीच में 480 लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप दोबारा से आ गए हो। सुन लिया ना सबने, सेकंड क्वाड्रेंट में आप 480 पे आ गए हो, तो 480 होगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 480 होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किस फॉर्म में लिखते हो, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। तो आपने कैसे आया 480 में, पाई 2π 3π में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे। 3π में से क्या माइनस करूँ, यानी 540 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मैं 480 तक पहुँच जाऊँ, तो क्या माइनस करो भाई, 60 नहीं 90, एक सेकेंड 540 माइनस 480, ठीक है, 0 440, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है, ये 540 होता है, एक सेकेंड 450 प्लस 90, हाँ 540 में से मुझे कुछ ना कुछ तो माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसमें हूँ ना। 8π/3, एक सेकेंड रुक जाओ, ये होता है आपका 60 8 इंटू 60, ठीक है, तो 1π 2π 3π मतलब 540 में से मुझे कुछ ना कुछ तो माइनस करना ही पड़ेगा। 480 520, हाँ 60 तो माइनस करना पड़ेगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 60 एक्स की वजह 60 आ गई ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 88/21 प्लस साइन ऑफ 3π लोगे इस बार आप, 3π माइनस π/3, देखना इसका आंसर, हाँ अब सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप हो, दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हो तो 88/21 लिखोगे इसको, और साइन ऑफ 3π माइनस π/3 को आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ π/3, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, साइन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, प्लीज़ कर लेना। तो अब 5π/3 आपका होमवर्क है, 5π/3 आपको खुद तोड़ के लिखना है, ठीक है। मैंने ये सारे तोड़ दिए हैं आपके लिए, सबकी वैल्यू निकाल देना, किस में मैक्सिमम किस में माइनस आ रही है, वो आंसर आपको फाइनली बताना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the second number be y, so x plus y will be equal to 24, y will be equal to 24 minus x। ठीक है, एक तो x है, दूसरा y है जिसको मैंने 24 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट को मैं p लिख रहा हूँ, x इंटू वाई करूँगा, p इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। ठीक है, x इंटू 24 माइनस एक्स। अब ये सारा एक ही वेरिएबल की टर्म में आ गया, अब डेरिवेटिव निकाल लो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x 20। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है आपको। डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सबको आता है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल लगाना सबको आता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऑलराइट, जैसे ही अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे कि मुझे जगह चाहिए होगी, तो यहाँ निकलेगा ये x इंटू, एक सेकेंड, -1 प्लस 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स इंटू 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया स्टेप? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं। ओके, ये है आपका डी पी बाई डी एक्स। सो डी पी बाई डी एक्स को अगर आप जीरो के इक्वेट करोगे तो माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 12, एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, 12 ही होगी। ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही 12 आ गए हैं, एक्स और वाई दोनों 12 आ गए हैं आपके पास। तो आपको क्या प्रूव करना है? प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट को लार्ज बताना है, मैक्सिमम बताना है। तो ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो सिंगल डेरिवेटिव लिखो। देखो मैं इसको मिटा दूँ नीचे से क्योंकि एक्स और वाई तो 12 मिल चुके हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 12 पे आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, उसको आपको नेगेटिव करना होगा। देखो आपके पास पहले तो सिंगल डेरिवेटिव लिखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव आपके पास ये था ना, एक्स इंटू -1 प्लस 24 माइनस एक्स, दैट विल बी 24 माइनस 2x। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव था ना आपके पास, ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू थी। अब डबल डेरिवेटिव करोगे इसका यहाँ से तो आपको मिलेगा 24 का डेरिवेटिव 0 -2। ठीक है, नेगेटिव आ गया, देखो मैक्सिमम हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगा, क्योंकि स्लोप पहले पॉजिटिव, स्लोप फिर 0, स्लोप फिर नेगेटिव। तो स्लोप गिर रही है तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग है, उसकी स्लोप डिक्रीजिंग है मतलब नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो वो ऊपर मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 12th 13th तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखें क्या, या नेक्स्ट पार्ट में कर दें उसको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।